जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एमपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए जीके प्लस साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। ये साथियों सेट नंबर 23 है। इससे पहले 22 सेट हम करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एकदम रैपिड फायर तरीके से देखेंगे बच्चे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं साथियों। प्रश्नों का लेवल आप देख ही रहे हैं। ये प्रश्न बच्चा डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाले हैं। और ग्रुप डी वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अब की बार ग्रुप डी पार, यही नारा उनके लिए काम करेगा। ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखिए आप सभी के सामने है। क्या कहता है? कहता है एक स्थिर बल 2 सेकेंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। बच्चों, जो बल ज्ञात करने का सूत्र है वो न्यूटन ने अपने दूसरे ही नियम में दे दिया था। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र है एफ, यानी कि फोर्स बराबर एम गुणे ए, एम गुणे ए। इसमें बच्चा एम क्या होता है? एम तो हो जाता है द्रव्यमान। क्या हो जाता है? एम हो जाता है बच्चे द्रव्यमान, जो कि प्रश्न में दे रखा है 5 केजी। और ये ए होता है त्वरण। इसकी चर्चा कहीं भी प्रश्न में नहीं की गई है, तो हम कैसे ये कर पाएंगे? तो बच्चे इसकी परिभाषा, त्वरण की परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो यहां पर वेग परिवर्तन तो हुआ है। देखिए ए का मान आप कैसे निकालेंगे? ए का मान आपको ऐसे निकालना। देखिए पहले इसका वेग था 4 मीटर प्रति सेकेंड, फिर हो गया 7 मीटर प्रति सेकेंड। कितने का परिवर्तन हुआ बच्चे? आप कहेंगे सर 3 का परिवर्तन हुआ। तो 3 का परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ? आप कहेंगे सर 2 सेकेंड की अवधि के लिए बल लगा तो 2 सेकेंड में हुआ। तो ये 3 का परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ? 2 सेकेंड में। तो 2 लिखेंगे इसके बटा में। तो 3/2 जो हो गया, ये हो गया एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण का मान। ए का मान क्या हो गया? 3/2। जबकि साथियों एम का मान तो दे रखा है 5 केजी। एम का मान 5 केजी दे रखा है, तो एकदम आसानी से अब कर लेंगे। बस आपको निकालने आना चाहिए, दिया सब रहता है। बस अब हम लगा देंगे एफ बराबर एम ए वाला सूत्र। तो एफ बराबर देखिए एम का मान क्या हो जाएगा? एम का मान 5 केजी, ये लिखा 5 केजी, गुणे ए का मान क्या है? 3/2, ये लिखा 3/2 बच्चा। अब ये 5 का गुणा करेंगे 3 से, तो 5 तिया हो जाएगा 15, और बटे में कितना है? बटे में 2। तो इसको काटेंगे तो ये 15 का आधा कितना हो जाएगा बच्चे? 7.5 हो जाएगा, यानी कि 7.5 न्यूटन, जो कि ऑप्शन सी में है बच्चा। आशा करते आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जरा से भी आपने संकट का सामना किया है इस प्रश्न को हल करने में, तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछिए, आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा साथियों। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? ये रहा। कहता है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? 1951, 1960, 1947, 1950। 1947 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ। तो 1947 में संशोधन कैसे होगा? निर्माण वाला अलग बात है, संशोधन तो लागू करने के बाद हुआ। ये बच्चा वर्ष 1951 में हुआ संशोधन। पहली बार संशोधन वर्ष 1951 में किया गया। अब क्यों संशोधन किया गया बच्चे? इसलिए संशोधन किया गया क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति के संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। वो संशोधन हुआ था, उसके थ्रू क्या संशोधन हुआ? उसके थ्रू हुआ नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, नवी अनुसूची ऐड करी गई बच्चे। यही संशोधन हुआ जिसके थ्रू मौलिक अधिकारों को लागू करने में कठिनाइयां दूर की गई। क्या किया गया बच्चा? नवी अनुसूची लागू ऐड की गई। यही संशोधन किया गया 1951 में। तो बच्चा 1951 ऑप्शन ए हो जाता है आपका सही जवाब। आशा करते आसानी से समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कहता गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है?
गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। जिस भी बच्चे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था उसने ऑप्शन डी साथियों चूज किया था, जो कि सरासर ये था गलत, जो कि सरासर था क्या गलत। बच्चा ये जो गैलन है ये समानतः आयतन की मापने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्या आयतन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैलन बराबर क्या होता है, एक गैलन बराबर बच्चों, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर के बराबर होता है, 785 के लीटर के बराबर होता है। और एक होता है बैरल, एक होता है बैरल, यह भी बच्चों आयतन को ही मापता है, आयतन को ही मापता है। और एक बैरल बराबर क्या होता है 159 लीटर, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ये भी बातें दोनों चीज याद रखेंगे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहां पर मतलब किस स्थान पर मदरसा की स्थापना की, मुंबई में, दिल्ली में, बिहार में, कलकत्ता में। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स जी थे ये बंगाल के पहले साथियों जनरल गवर्नर थे, कहां के, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो बच्चा ये बंगाल के थे तो बंगाल में ही शिक्षण संस्थान खोलेंगे ना, तो बंगाल में क्या चीज है, कलकत्ता है। यानी कि उन्होंने कलकत्ता में मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए मदरसा की स्थापना की, कहां पर, कलकत्ता में। ऑप्शन डी आपका बच्चे सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है कौन सा धातु ऑक्साइड, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बच्चों ये उभयधर्मी धातु कौन सी होती है और ये उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। बच्चा देखिए आपको हम एकदम आसान तरीके से बता देते हैं। वैसी धातु जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहते हैं। कैसे बच्चा, ऐसी धातु जो या तो अम्ल के साथ क्रिया करे, या तो अम्ल के साथ क्रिया करे या फिर क्षार के साथ क्रिया करे और दोनों दशा में क्या बना कर दे, या तो बच्चों लवण बना कर दे, या तो लवण बनाकर लवण और जल दोनों दे, लवण और जल दे। तो हम एंड का इस्तेमाल करते थे, लवण एंड जल बनाता है तो बच्चे वो उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहलाते हैं। और ऐसा गुणधर्म कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, ऐसा बच्चों हो जाता है एल्यूमिनियम और सोडियम, सोडियम तो बच्चा खैर नहीं होता, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर और हो जाता सीसा, ये सभी धातु उभयधर्मी कैटेगरी के अंतर्गत आते। तो सक्रियता श्रेणी का प्रथम तत्व अल्युमिनियम दे रखा है बच्चे, यही आपका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है बच्चे। देख आशा करते आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जिस टाइप का प्रश्न था हमने बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश आपको की है। अगर साथियों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लगे हाथ चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपके पास पहुंच जाए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए क्या कहता है, छठा नंबर प्रश्न कहता कि खाली स्थान इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N2 मतलब नाइट्रोजन दो इसमें नाइट्रोजन शामिल है, N2 में आबंध बनाने के लिए भाग लेते हैं बच्चा। तो देखिए नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 7 होता है, कितना परमाणु क्रमांक होता है 7। और बच्चे कोई भी तत्व ये चाहता है वो अपनी संयोजकता को प्राप्त करना चाहता है, या तो वो अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है या फिर अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो देखिए ये हो गया बच्चे नाभिक उसका, ये नाइट्रोजन का ही बना रहे हैं, ये हो गया नाभिक और इसकी पहली कक्षा ये हो गई और इसकी दूसरी कक्षा ये हो गई, क्योंकि 2 कक्षाएं बनेंगी। हम कलर चेंज करके बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी भी तत्व में उसकी कक्षा में 2n² बराबर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
और ये n क्या है, n जो है कक्षा की संख्या है, कक्षा की संख्या है। अगर पहली कक्षा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा तो 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा तो 18, 32, 64 इसी तरीके से होगा। तो देखिए बच्चे, पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चा। अब कट्टम के द्वारा हम दर्शाते हैं। अब 7 इसका परमाणु क्रमांक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 आ गए पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा यही इसकी अंतिम कक्षा है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक कट्टम के द्वारा दिखाते हैं, 1 और 2 और ये रहा 3 और ये 4 और ये 5। ये कहीं पर भी बच्चा हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। अब ये N2 की बात की है तो इसीलिए एक और नाइट्रोजन का साथियों कक्षा बना लेते हैं। ये हो गया उसका नाभिक, ये हो गया उसका नाभिक और इसमें कलर चेंज किया, ये लिया ब्लैक कलर। ये हुआ एक कक्षा और ये हुई दूसरी कक्षा, ये हुई दूसरी कक्षा। बच्चे सही से थोड़ा कक्षा बना दे, ये हुई इसकी दूसरी कक्षा। ये सही कक्षा क्यों मुझसे नहीं बन रहा, ये बन गया, ये सही है। ये हुई इसकी दूसरी कक्षा। तो देखिए पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अभी बता चुके हैं। बच्चे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ सकते, कट्टम के द्वारा दिखा रहे हैं। 2 और ये 3, ये कहीं भी हो सकते हैं बच्चा, इसमें कोई निर्दिष्ट नहीं। अब बताइए इसकी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। यानी कि या तो ये बच्चा अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा या फिर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। देखिए इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागना बच्चे कठिन है और ग्रहण करना भी थोड़ा सा कठिन, लेकिन त्यागने के अपेक्षा ग्रहण करना थोड़ा आसान है। तो ये ग्रहण भी नहीं कर पा रहा, ना तो ये त्याग कर पा रहा है, इसको कोई 3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए क्या करता, अपने ही तत्व के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। मतलब कि ये जो है ये बॉन्ड बना लेते हैं और ये इसके साथ साझा हो जाता है, इसका इसके साथ साझा हो जाता है। इस तरीके से बच्चा इसको इधर से मिलाने पर अब ये देखिए ये हो गया। इसके अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप कहेंगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके इधर से मिला दें तो इस वाले में कितने आते हैं, देखिए अब हम आपको गिनकर दिखाते हैं। इसमें ब्लैक लाइन वाले में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 7 और ये 8। देखिए यहां पर 7 और ये 8। ये बच्चा इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन इधर से पूरा हो रहे हैं और इसको गिनने पर 2 ये और 6 ये, इसमें भी 8 पूरा हो रहे हैं। यानी कि बच्चे ये इन्होंने क्या किया, ना तो इन्होंने त्याग किया ना तो इन्होंने ग्रहण किया, इन्होंने कर लिया साझा। इन्होंने साझा कि इन 3 इलेक्ट्रॉनों से हम भी काम चलाएंगे और आप भी, यानी कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन इनको भी दे दिए, साझा कर लिया, मतलब है उनके पास ही, बाकी मेल कर लिया है, मिला लिया है, समझे, साझेदारी कर लिया। तो इन लोगों ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, बच्चा आप कहेंगे 3 सर इसने दिया, 3 इसने, 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। साथियों ये जितना प्रश्न आसान है उतना अगर समझ सकते हैं तो आसान हो जाएगा। वैसे जितना मैं समझाने की कोशिश किया हूं शायद ही आपको मुश्किल लगा हो या आसान लगा है, ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैंने पूरा भरसक प्रयास किया आपको आसान तरीके से समझाने में। यदि आपको कोई कठिनाई आई है समझने में या आपको नहीं समझ में आया है तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इस वाले प्रश्न का फिर से आप बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे आपको। और अगली क्लास में अगर आपका प्रश्न जायज है तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे कि इस बच्चे ने इसको इस प्रश्न में दिक्कत था तो उसने पूछा था, मैंने इसीलिए बता दिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या कहता है, कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या चीज समान होता है, परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बच्चा आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो एक वर्ग में तत्व आते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे, जो एक वर्ग में आता है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं समान होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कह सकते हैं उनकी संयोजकता समान होती है। क्या बच्चे, संयोजकता समान होती है, ये हम
कह सकते हैं, यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होते, या कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं संयोजकता समान होती है। ऑप्शन डी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता ऑक्सीकरण अभिक्रिया गर्मी और प्रकाश पैदा करती है, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? तो देखिए सबसे पहली बात हमारी ये बात सुनिए, जो भी अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, उत्सर्जन करती मतलब कि ऊष्मा को निकालती है अपनी क्रिया से, वो बच्चा कहलाती है ऊष्माक्षेपी। और जो अभिक्रिया ऊष्मा का शोषण करती है, शोषण करती है, तो वो बच्चा कहलाती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन ऑक्सीकरण का मतलब बच्चा कोई भी चीज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो उसको दहन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन अभिक्रिया कहा जाता है। भले ही वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले तो उसको दहन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर इसमें ऑप्शन में दहन ना होता तब हम इसको ऊष्माक्षेपी लगाते, लेकिन दहन अभिक्रिया दिया है तो हम प्राथमिकता दहन को देंगे। आशा करते हैं आसानी से इसमें डिफरेंट आप समझ गए होंगे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा आपका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या चीज शामिल होता है बच्चे? आवर्धक ग्लास में छोटी फोकस दूरी का, क्या बच्चे? छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस शामिल होता है। छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस शामिल होता है। उत्तल दर्पण नहीं बच्चा, उत्तल लेंस शामिल होता है। और ये चीज आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में दे रखा है, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता है शुष्क, शुष्क पर्णपाती जंगल या गिर, गिर के जंगल कहाँ पाए जाते हैं बच्चा? गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। बच्चा शुष्क पर्णपाती जंगल या गिर के वन ये बच्चा गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुजरात में पाए जाते हैं। और यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में ही स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, कहता यह है कि इल्याराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? राजनीति में, साहित्य में, खेल में, संगीत में। तो बच्चा इल्याराजा जो हैं ये एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। क्या है? ये एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं जो दक्षिण भारत की फिल्मों में काम करते हैं। दक्षिण भारत की फिल्मों में काम करते हैं। तो यानी कि ये साउथ मूवी में, साउथ इंडियन मूवी में काम करते हैं बच्चा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र में इनको योगदान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका एकदम राइट जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, बीसीसीआई का पूरा नाम, बीसीसीआई का पूरा नाम, इसका नाम बच्चे होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन ए में जो दिया गया वही एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका साथियों जो पूरा नाम है एकदम सही से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं आपके दिमाग को भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नहीं भटकना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यही इसका पूरा नाम होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता ये बच्चे कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई? नयन तारा सहगल, जुम्बा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय, शोभा डे। तो बच्चा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज जो है ये झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चा। ये जी झुम्पा लाहिड़ी जो है ये भारतीय अमेरिकी लेखिका हैं। इन्होंने 1999 में ये पुस्तक लिखी थी, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज 1999 में लिखी। और इसके लिए सन 2000 ईस्वी में इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला। क्या? पुलित्जर पुरस्कार भी इसी के लिए मिला था 2000 में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, क्या कहता है, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? बच्चा बच्चों गर्भाशय में बनता है और बच्चे इसकी नसों में या फिर मांसपेशियों में लचीलेपन के कारण ही बच्चा
पैदा होता। अगर ऐसा ना हो तो बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? हथौड़ा, हंसिया, तारा, हाथ, मक्का और हंसिया हाथी। तो बच्चा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का जो चिन्ह है वो है मक्का और हंसिया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई। और किसने की? एम एन राय ने की। एम एन राय नाम के व्यक्ति ने करी थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? मानव संसाधन विकास, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो बच्चा राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? ये करता है बच्चों वित्त मंत्रालय। कौन? वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री की बात करें तो कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। निर्मला सीतारमण जी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसके? तो बच्चा अनुपात का प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस। ये साथियों प्रतिरोध लंबाई के अनुपात के योग के अनुपात के होता है। अनुपातिक मतलब कि अनुपातिक होता है। और ये जो आर है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ये बच्चा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। एरिया ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ। तो बच्चा ये जो प्रतिरोध है ये लंबाई के तो सीधे अनुपातिक के बराबर होता है, लेकिन ये प्रतिरोध जो है ये एरिया मतलब क्षेत्रफल के पूरा पूरा उल्टा यानी कि व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो लंबाई के पूछा तो सीधे सीधे बच्चा लंबाई के होता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती पूछता तो ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल का हो जाता। लेकिन हमसे सीधे पूछा तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। ये ओम के नियम में दर्शा रखा है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। आई आर, इसमें ये होता है वोल्ट यानी कि विभवांतर, और ये आई होती है धारा, और आर बच्चे क्या होता है? ये होता है प्रतिरोध। ये साथियों होता है ओम का नियम। इसी के अनुसार एक साथियों आगे चलकर आता है प्रतिरोधकता। आर साथियों सीधे अनुपात के बराबर होता है लंबाई के, और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आशा करते हैं ये आपको जानकारी होगी ओम के नियम की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता मनुष्य की अनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है कैसे? कहाँ के मनुष्य? अफ्रीकी मूल से, अमेरिकी मूल से, दक्षिणी एशियाई मूल से, या पूर्वी एशियाई मूल से? बच्चा आजकल का जो आधुनिक मानव है ये होमोसेपियन कैटेगरी के अंतर्गत आता है। किसके? होमोसेपियंस के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। बच्चे आता है या नहीं आता है ये आपको बतलाना है। बिल्कुल आता है। और इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है ये अफ्रीकी मूल से मानी जाती है। बच्चे कहां से? अफ्रीकी मूल से मानी जाती है। तो बच्चा इनकी अनुवांशिकी का पता भी अफ्रीकी मूल से लगेगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, ये बेहतरीन प्रश्न है। कहता प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? नृ विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औषध विज्ञान। तो बच्चे प्राचीन काल के जानवर, पौधे या अन्य जीव के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का जो अध्ययन है वो बच्चा जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, यानी कि पैलियोटोलॉजी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। नृह विज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव का अध्ययन या मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। और पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत तो आप जानते हैं पुरानी चीजें या पुरानी संस्कृति के विकास का अध्ययन किया जाता है। और औषध विज्ञान के अंतर्गत जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। समझ गए साथियों? आशा करते हैं चारों विकल्प आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, पल्स इसकी तरंग है।
पल्स बच्चा जो होता है ये क्या होता है, ये शरीर का ही एक भाग है और ये क्षणिक होता है। क्षणिक का मतलब क्या होता है, कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होता है फिर विलुप्त हो जाता है, फिर उत्पन्न फिर विलुप्त। तो ये क्षणिक का मतलब हम कहते हैं कुछ समय के लिए होता है बच्चे, कुछ समय के लिए होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, ये तो न्यूमेरिकल है साथियों, बहुत ही आसान है। कहता है एक वस्तु 3 सेकेंड में 15 मीटर की और फिर 2 सेकेंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल कितनी है? वस्तु की औसत चाल देखिए, औसत चाल बताना है बच्चे। क्या बताना है? औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, ऊपर हम आपको एकदम बेसिक से बता देते हैं, कुल दूरी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी और बटे बटे में लगा उसके द्वारा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। तो ठीक है, बस इसी बेस पर आप कर दीजिए, आपका एकदम सावधानी पूर्वक आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए देखिए बच्चा, यहाँ पे हम करते हैं कुल दूरी कितना, पहले 15 फिर 16, टोटल चला बच्चे 31 मीटर। 31 मीटर चली गई दूरी, 31, और लिया गया समय पहले 3 लिया गया फिर 2, यानी 3 2 हो गए 5। तो 31 मीटर की दूरी चलने में टोटल 5 सेकेंड का समय लगा। इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 बच गया, एक लगाया दशमलव हो गया 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 6.2, या फिर इसको जीरो कोई मान्यता नहीं होता, दशमलव के बाद चाहे जितने लगा दें। यहाँ पर 6.20 दे रखा है, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड क्या बच्चे, मीटर प्रति सेकेंड, या फिर माइनस में एस में -1 पावर लगा दे तब भी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में 6.20 मीटर प्रति सेकेंड दे रखा है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अब इस प्रकार के कर लीजिएगा, बहुत आसान होते हैं। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, कौन भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है? बच्चा देखिए, दिशा दूरी ऐसे बनाते हैं, दिशा की दशा ऐसे बनाते हैं, इधर होता है उत्तर, इधर होता है उत्तर, और इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है पूरब, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो देखिए इधर तो हो जाता है बच्चे पाकिस्तान, इधर हो जाता है पाकिस्तान, और इस कैटेगरी में हो जाता है नेपाल, नेपाल और चीन, और बच्चा भूटान हो जाता है। और इस यहाँ पर उत्तर पूर्व में हो जाए, उत्तर पश्चिम में हो जाता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाता है, और दक्षिण में तो श्रीलंका हो जाता। पूरब में हमसे पूछा है तो पूरब में हो जाता है बांग्लादेश, क्या हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है। बांग्लादेश बच्चे कहां पर दे रखा है, बांग्लादेश देखिए ऑप्शन डी में दे रखा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, क्या कहता है कि किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो बच्चों जो 15 जनवरी सन 1900 सॉरी सन 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ऑप्शन सी में देखिए 1784 दे रखा, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों देखिए ये रहा, हाँ ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, अक्सर बच्चों को इनमें कंफ्यूजन बनी रहती है। क्या कहता है कि कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? अल्युमिनियम, जिंक, फेरिस आयन, या फिर आयरन, या कॉपर। तो बच्चे देखिए इसमें से अब बच्चा ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा, कौन निकाला जाता कौन नहीं। अब हम आपको बताते, देखिए एक होती है सक्रियता श्रेणी, जिसके तत्व बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, बहुत ही अधिक क्रियाशील, और उनको विद्युत अपघटन के द्वारा ही निकाला जा सकता, क्योंकि अगर किसी दूसरी विधि से उनको अलग किया जाएगा तो वो इतनी तेजी से क्रिया करते हैं बच्चा कि उनको इधर निकाला गया अलग किया गया वो फिर से किसी चीज से अभिक्रिया कर लेंगे, यानी कि उनको किसी चीज से ऑक्साइड से उनको निकाला गया तो वो बच्चे ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे, हवा से क्रिया कर लेंगे। तो इसीलिए कुछ वस्तुओं को वैद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता, जैसे कि हो जाता अल्युमिनियम, और हो जाता सोडियम, और हो जाता है सोडियम, और बच्चे कई प्रकार के हो जाते हैं जो सक्रियता श्रेणी में आते हैं बच्चे। ठीक, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व बहुत फास्ट क्रिया करते हैं, जैसे कि अल्युमिनियम इसमें दे रखा, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा।
बच्चे इसमें तो कुछ ऐसे तत्व हैं, फास्ट तत्व हैं जो इतनी तेजी से क्रिया करते हैं वो हवा से भी क्रिया कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम है, ये हवा में आग पकड़ लेता है, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता और कुछ को पानी में डुबो कर रखा जाता ताकि ये हवा से भी क्रिया ना कर पाए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता। इसीलिए इन तत्वों को बच्चा वैद्युत अपघटन की क्रिया से अलग किया जाता है, अन्यथा ये अलग होना इनका नामुमकिन है। आशा करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, ये सक्रियता श्रेणी के तत्व हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बच्चा देखिए, एक टूर्नामेंट है जो अंतर विश्वविद्यालय होता है, इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय भाग लेते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है यानी कि फर्स्ट नंबर पर आता है बच्चा, उसको अब मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होता है। और बच्चा इसकी शुरुआत सन 1956 ईस्वी में की गई थी। किसकी? इस ट्रॉफी की शुरुआत 1956 में की गई थी। और इसमें जो साथियों फर्स्ट आता है उसको 10 लाख रुपया का राशि दिया जाता है, 10 लाख रुपया का धन राशि दिया जाता। और जो सेकेंड आता है उसको 5 लाख रुपया का धनराशि दिया जाता है। जो दूसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको 5 लाख, और जो तीसरे नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसको 3 लाख का धनराशि दिया जाता है। आशा करते हैं ये सभी जानकारी आपको बेहतर लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इनको अपने दिमाग में फिट कर जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट लाने में, बच्चा तैयार करने में थोड़ा मेहनत लगता है और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इससे बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू फंसेगा साथियों। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, कहता है कवक की कोशिका भित्ति बहुत कड़ी और जटिल शर्कराओं से बनी होती है, जिसको मुख्यतः क्या कहा जाता है। बच्चा कवक कोशिका यानी कि फंगी, जो फंगी की कोशिका होती हैं वो बहुत जटिल और बहुत कड़ी और बहुत मजबूत शर्करा की बनी होती है, उसको सदैव बच्चा काइटिन कहा जाता है। क्या? काइटिन कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है साथियों। ऑप्शन ए इज द राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, 6 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही बताना। बच्चे गतिज ऊर्जा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, वो आपको पता होना चाहिए और हम कई बार आपको बताए हैं और आज भी बताते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है सूत्र 1/2 m यानी कि द्रव्यमान mv²। अब बच्चा देखिए इसमें इधर देखिए mv 1/2 तो हम वैसे लिखेंगे, m का मान 10 केजी दे रखा है बच्चे, m यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान 10 केजी और v स्क्वायर मतलब वेग का स्क्वायर, वेग है 6 मीटर, 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। हम डायरेक्ट स्क्वायर करके ही लिख दिए हैं बच्चे, समझे, एक स्टेप आपका खत्म कर दिए। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 6 से काट, इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे इसको 18 बार में कट जाएगा। 18 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। और ऊर्जा कोई भी हो जूल में आती है तो 180 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है। एसिड मतलब अम्ल बच्चा, अम्ल के लिए आम तत्व क्या है। देखिए आपने पढ़ा परिभाषा में, अम्ल और क्षार हम दोनों का बता देते, इधर हो गया अम्ल और इधर हो गया क्षार। अम्ल के लिए बच्चा क्या चीज जरूरी होता है, सभी अम्ल अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनायन, हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन धनायन साथियों उत्पन्न करते हैं, जैसे कि HCl अम्ल। जैसे कि बच्चा क्या होता है, देखिए यहां थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन धन आयन उपस्थित करते हैं यानी कि उत्पन्न करते हैं बच्चा। क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये करते हैं OH आयन, ये करते हैं OH आयन, OH माइनस आयन। लेकिन देखिए यहां पर देखिए जैसे कि HCl अम्ल, HCl अम्ल और बच्चा H2SO4, H2SO4 सब में देखिए H होगा, H2SO4 और क्या एक हो जाता है HNO3,
HNO3। इसी तरीके से सभी अम्लों में H जो है हाइड्रोजन तत्व विद्यमान रहता है और इनमें OH तत्व विद्यमान रहता है। इनमें हाइड्रोक्साइड तत्व विद्यमान रहता है। क्या? हाइड्रोक्साइड तत्व। इसमें जैसे कि NaOH, Na, इनमें क्या होता है बच्चा? इनमें हो जाता है NaOH, जैसे कि NaOH और KOH, KOH। इसी तरीके से इनमें OH और इसमें H विद्यमान रहता है। हमसे अम्ल में पूछा तो हाइड्रोजन तत्व विद्यमान रहता। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, फिर से उसी टाइप का प्रश्न कहता है एक वस्तु ने 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा की। वस्तु की औसत चाल बराबर, अभी हमने आपको बताया था औसत चाल बराबर बच्चा क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी कुल दूरी उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बच्चे, और बटे में होगा उसके द्वारा लिया गया कुल समय। तो बस यही आपको लगा देना है, आपका हो जाएगा। देखिए कैसे, उसने टोटल दूरी 15 और 16, 15 16 31 और टोटल समय कितना लिया? 2 2 4। बस इसको आप भाग कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब सब यही जब हम ही करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये हमको काट कर बताइए कि इसका उत्तर क्या आता है बच्चे। हम आपको साथियों कमेंट का रिप्लाई देंगे, जिस भी बच्चे का सही होगा उसके लिए दिल भेजेंगे। देखिए आगे उसका चर्चा भी करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा? देखिए बच्चा, अगर धरती पर 60 है तो चंद्रमा पर क्या होता है? चंद्रमा पर होता है, मान लीजिए चंद्रमा, ये मैंने डंडा क्यों लगा दिया चंद्रमा में? चंद्रमा में होता है जितना, मान लीजिए पृथ्वी पर कितना है? पृथ्वी का 1/6 पृथ्वी पर, और उसका 1/6 होता है। तो देखिए यहाँ पर किसी भी वस्तु का पृथ्वी पर है अगर 60 न्यूटन, तो इसका 1/6, 1/6 मतलब कि इसको हम 6 से काट देते हैं, 6 कम 6, 6 दहाम 60, यानी कि उसका चंद्रमा पर होगा 10 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ये भार है और भार का सूत्र बच्चे क्या होता है? mg होता है, mg, क्योंकि वहां पर भिन्न भिन्न गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और ये द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान कभी किसी वस्तु का नहीं बदलता, द्रव्यमान सेम रहता है। तो 10 न्यूटन बच्चा ऑप्शन ए में दे रखा, तो यही सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये प्रश्न बेहतरीन है बच्चा। कहता है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है, इसके माध्यम से उत्पन्न विद्युत धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का है बच्चे? देखिए पी मतलब पावर, पी मतलब पावर, यानी पी मतलब पावर। बच्चे इसके कई सूत्र होते हैं और आपको सूत्र मैनेजमेंट करके लगाना होता है। जैसे कि बच्चा एक तो हो गया वी आई मतलब वोल्ट गुणे धारा, और एक दूसरा क्या हो जाता है? एक दूसरा हो जाता है बच्चे आई स्क्वायर इंटू आर, और एक दूसरा हो जाता है वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे आर। तो बच्चा ये तीनों जो हैं, ये तीनों सूत्र इसी के हैं। अब ये तीनों सूत्र इसी के क्यों हैं? ये बच्चे दिए गए मान पर निर्भर करता है। अगर विभवांतर और धारा दी है तो आप वी आई वाला लगाएंगे, अगर धारा और प्रतिरोध दिया गया तो आप ये वाला लगाएंगे, और विभवांतर और प्रतिरोध दिया गया तो ये वाला लगाएंगे। हमको फिलहाल विभवांतर मतलब कि वोल्ट और धारा दी है तो हम ये वी आई वाला लगा लेंगे, वी आई वाला। तो P बराबर क्या होगा? वी आई, वी का मतलब वोल्ट का विभवांतर क्या है? 220, और धारा का मान 0.50 एम्पियर। इसका गुणा कर लेंगे तो इसका 22 पंचे 110 आ जाएगा, 22 पंजे 110, और एक जीरो ये लगा, और 2 अंक बाद दशमलव भी लगेगा, 2 अंक बाद दशमलव ये लगा दिया बच्चे, ये लगा दशमलव। तो दशमलव के बाद इधर मायने नहीं रखता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 110 वाट पावर का, साथियों शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है वाट, इसीलिए वाट लगा होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है, सही जवाब। बच्चे जो ज्यादा दिमाग बच्चे लगाते वो ऐसे ही कर सकते थे। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है पावर, पावर मतलब वैद्युत शक्ति, और वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, वाट होता है, और इसको W से दर्शाया जाता। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में वाट लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी में।
तो बस ऐसे ही आपका हल हो जाता। 110 तो सभी में था, केवल W से ही पहचान हो जाता कि नहीं। तो ये सभी चीजें आपको देखते हुए चलना एग्जाम में, तभी आपका समय ज्यादा बच पाएगा और सिलेक्शन आपका होना तय हो जाएगा। जब आप कम समय लेंगे और ज्यादा प्रश्नों का अध्ययन मतलब कि सोल्व करेंगे, तो इस तरीके से आप पर्याप्त मात्रा में सभी प्रश्न तक पहुंच पाएंगे और ज्यादा प्रश्न का सोल्यूशन कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। सभी अच्छे तरीके से पढ़िए और ये सब चीजें तीर तुक्का लगाते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चे ये रहा, कहता है कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समूह है। बच्चा कुर्दिश लोग होते हैं, उनको समान तरीके से कुर्द भी कहा जा सकता है। और ये बच्चा किन देशों में पाए जाते हैं, ये बच्चा देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से तुर्की में पाए जाते हैं, तुर्की में, और हो जाता है सीरिया में भी पाए जाते हैं, सीरिया में भी पाए जाते हैं, सीरिया में भी पाए जाते हैं, और बच्चा ईरान में भी पाए जाते हैं, ईरान में भी पाए जाते हैं, और इराक में भी पाए जाते हैं। बच्चा समझ गए, ये रहते हैं। और ये सुन्नी, मुस्लिम और कुशल घुड़सवार ऐसी जाति से बिलोंग करते हैं। बच्चा समझे, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में इराक दे रखा है, तो इराक लगाकर आप निकल जाते, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बच्चे कहता है पानी का क्वथनांक कितना होता है। देखिए दो चीज होता है पानी का, एक होता है हिमांक, एक होता है हिमांक, एक होता है हिमांक और एक होता है क्वथनांक, एक होता है क्वथनांक। ठीक है बच्चे, हम दोनों आपको आज बता देते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी है इस प्रश्न में। तो देखिए बच्चे, पानी का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बच्चे ठीक, तो देखिए यहां पर हमसे क्वथनांक पूछा है, तो उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रेलवे के आयोग ने, रेलवे के भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना, ऑप्शन सी माना है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ये तो हिमांक होता है। क्योंकि जब 2018 की परीक्षा हुई थी तो इस प्रश्न में मतभेद हुआ था, रेलवे बोर्ड ने इसका उत्तर ऑप्शन सी माना था, लेकिन इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। लेकिन अब आप लोग ऑप्शन ए आप इसका सही जवाब लगाएंगे, समझ गए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बच्चे ये तो मान लिया गलती उनकी है, वो गलत है तो क्या हम लोग थोड़ी गलत हैं, वो मूर्ख हैं तो हम लोग मूर्ख थोड़ी हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चा कि वही मूर्ख लोग हम लोगों को नंबर देते हैं, ये बात सच है, लेकिन अब वहां पर वही मूर्ख नहीं बैठा होगा जो 2018 के समय बैठकर इसको सही बता रहा था। अब वो थोड़ा सा सही आ गया होगा तो इसी को उत्तर देगा, समझ गए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, किस प्रकार के ऊतक, कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। ग्रंथियां बच्चे कौन से प्रकार के ऊतक, जैसे कि ग्रंथ नली, वृक्कीय नली, फेफड़ा की कूपिका और साथियों रक्त की नली, रक्त वाहिकाएं नली, ये सभी कौन बनाता है, ये बच्चे एपिथेलियम ऊतक। यहाँ एपिथेलियल लिखा है कोई बात नहीं, एपिथेलियम ऊतक बनाते हैं। एपिथेलियम ऊतक जो है बनाते हैं, इनको हिंदी में उपकला ऊतक भी कहा जाता है, उपकला ऊतक भी कहा जाता है। समझे बच्चा, उपकला ऊतक जो है ये ग्रंथियां बनाते हैं। या एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू भी जो है वो बच्चा वही चीज है, केवल अंग्रेजी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। आर्कनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एपियोलॉजी, साइनोलॉजी, ये चारों विकल्प बहुत बेहतरीन है। बच्चा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है आर्कनोलॉजी, क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। और ऑप्शन भैया जो बी है एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंतर्गत बच्चा मानव संस्कृति का अध्ययन, मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, मानव संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। समझ गए, ये तो हो गया। ये एपियोलॉजी, एपियोलॉजी के अंतर्गत बच्चा मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। इसका बच्चे मधुमक्खियों का। और साइनोलॉजी के अंतर्गत कुत्तों का अध्ययन किया जाता है, किसका, कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। ये चारों विकल्प बच्चा अपने दिमाग में फिट कर लीजिए,
यहाँ से प्रश्न बच्चे पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ऐसा तो जरूर बनता है रेलवे में कि इनका अध्ययन क्या कहलाता, उनका अध्ययन क्या कहलाता, और एक प्रश्न क्रांति से भी पूछा जाता है, वो भी हम सब आपको बता चुके हैं, बता रखे और अभी बताएंगे। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन से तत्वों में सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। जो बच्चा एक ही वर्ग का तत्व होगा, जो एक ही वर्ग का तत्व होगा, उनके सभी भैया समान होंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, एक ही वर्ग। तो देखिए ये दोनों अलग अलग, ये भी दोनों अलग अलग, और आर्सेनिक और बिस्मथ ये एक ही वर्ग के तत्व हैं, तो इसमें समान होगी भैया अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में समान होगी। और कितने होगी ये आपको बताना है कमेंट करके, कितने इनके अंतिम कक्षा में होता है भैया ये आपको बतलाना है कमेंट करके। साथियों ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। या सीधे सीधे कह लीजिए कि एक ही वर्ग में आने वाले तत्वों की संयोजकता समान होती है। ये आपसे संयोजकता ही एक प्रकार से पूछ रहा है, तब भी ऑप्शन बी सही लगाना है बच्चे। देखते हैं अगला, अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। ये प्रश्न कहता है राड और कोन पाए जाते हैं दिल में, फेफड़े में, आंख में, नाक में। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ये प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ने वाले थे, लेकिन ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको आपको बताने का निर्णय कर लिया, न तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पर हम लाए थे। चलिए हम बताते, देखिए ये जो राड है बच्चे, राड, ये जो राड है बच्चे, ये इनको हिंदी में कहा जाता है शलाका कोशिकाएं। क्या, शलाका कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है, शलाका कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं इनको हिंदी में कहा जाता है। और ये बच्चा क्या काम करती हैं, ये अंधकार में देखने, मतलब अंधेरे में देखने का काम करती हैं, अंधेरे में देखने का काम करती हैं। और कोन, ये होता है कोन बच्चे, क्या हो जाता है, कोन हो जाता है शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं हो गया, ये हो गया शंकु कोशिकाएं, ठीक। और ये क्या करती हैं, ये बच्चा उच्च प्रकाश या फिर रंगीन प्रकाश में देखने का कार्य करती हैं, उच्च प्रकाश या रंगीन प्रकाश में देखने का कार्य करती हैं। ये संवेदी कोशिकाएं हैं। ये मान लीजिए आप अचानक से उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकते हैं तो अपनी संवेदन क्षमता से फोकस दूरी को एडजर्व कर लेती है। जब थोड़ी देर बाद रुकते हैं, चाहे उजाले से अंधेरे में जाएंगे, थोड़ी देर रुकने के बाद आपको दिखाई देने लगता, वो इन्हीं कोशिकाओं के वजह से होता है। बच्चा देखने और ना देखने की बात आ गई तो ये बच्चे कहाँ पाई जाती, ये आंख में पाई जाती। और कहाँ पाई जाती है बच्चा, ये रेटिना की भीतरी परत में पाई जाती हैं। ये सभी चीजें बच्चा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रेटिना की भीतरी परत में पाई जाती। ऑप्शन सी बच्चा सही जवाब, ये आंख में पाई जाती है बच्चे। तो बच्चा ये वीडियो कैसी लगी या क्लास बच्चा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह क्लास कैसी लगी, जरूर जरूर बताइएगा कमेंट करके। बच्चा अगर अच्छी लगी तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वह भी ऐसे प्रश्नों का अध्ययन कर सके और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। और बच्चे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, अगर इसका पीडीएफ आप एकदम बेहतर तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ भी आपको एकदम फ्री में मिल जाएगा बच्चे, तो आप ज्वाइन जरूर हो जाइए टेलीग्राम से। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।